हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज जो हम टेस्ट करेंगे हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगभग हर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो गई है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है। तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे हैंडल कर सकें। आपका इससे पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। इससे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपसे मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन में आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पेशेंस बनाकर रखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट नोट करना है तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं। कथन नंबर 1 है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ये संविधान के मूल दर्शन के रूप में संविधान का कार्य है कि संविधान मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। कथन नंबर 2 है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान का कार्य है कि वो निर्दिष्ट करता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा, ये भी संविधान ही बताता है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र, राज्य या फिर किसी सामाजिक समूह के मूल सिद्धांतों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सिद्धांत और कानून सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और इसमें निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं। यानी संविधान क्या है? संविधान किसी राष्ट्र या किसी राज्य या फिर किसी सामाजिक समूह के लिए बेसिक सिद्धांतों का, बेसिक कानूनों का एक समूह है। और ये समूह क्या करता है? सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है और उसमें निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है। संविधान के मूल कार्य क्या हैं? किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मूल नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। हालांकि ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। यानी इस प्रकार मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है संविधान, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। यानी लोगों को लगे कि ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये हमें पालन करना है इनका, तो दूसरे नागरिक भी इन्हें पालन करेंगे। उनके बीच ऐसा विश्वास होना चाहिए, तभी वो उनका पालन करेंगे। संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और संविधान यह भी निर्धारित करता है कि सरकार कैसे गठित होगी। संविधान सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है और ये सीमाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने में भी सक्षम बनाता है। तो यह है संविधान के कार्य कि संविधान क्या करता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपको अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे हैंडल कर सकेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान के भाग 16 आर्टिकल 335 में।
हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान के भाग 16 में। कुछ वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है, भाग 16 का शीर्षक है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। उसमें आर्टिकल 335 में प्रावधान किया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है भाग 4 के बाहर के निदेशक तत्व, यानी भाग 4 के बाहर भी कुछ नीति निदेशक तत्व हैं। संविधान के भाग 4 में शामिल नीति निदेशक तत्वों के अतिरिक्त भी संविधान के अन्य भागों में भी कुछ अन्य निदेशक तत्व विद्यमान हैं, जैसे सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये प्रावधान है संविधान के भाग 16 और आर्टिकल 335 में। ये किसकी तरह है? ये संविधान के भाग 4 में जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं उसी की तरह है संविधान के अदर भागों में। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ये प्रावधान किया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का संविधान के भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है, संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 350A में। तो प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और ये प्रावधान संविधान के भाग 17 आर्टिकल 350A में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारतीय संविधान का भाग 17 और आर्टिकल 351 में प्रावधान किया गया है। ये सभी नीति निदेशक तत्व, इनकी प्रकृति भी कैसी है? ये भी गैर न्यायोचित है, यानी इन्हें भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। हालांकि न्यायपालिका के द्वारा इन्हें इस आधार पर समान महत्व दिया जाता है कि संविधान के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? जैसे अब यहाँ मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अगर सिर्फ आप एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद और भी तो मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं, हो सकता है वो पूछ ली जाए। तो आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपसे मूल अधिकारों की विशेषताओं से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। कथन नंबर 1 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। कथन नंबर 2 है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ बेसिकली मूल अधिकार राज्यों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। कथन नंबर 3 है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ मूल अधिकार नागरिक और विदेशी सभी को दिए गए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं। कथन नंबर 4 है सभी मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य हैं। तो सबसे पहले तो यह सभी मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य नहीं है। अधिकांश मूल अधिकार स्वयं निष्पादन योग्य हैं। अधिकांश मूल अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकारों को कानून के माध्यम से ही प्रभावी बनाया जाता है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। जैसे इन मूल अधिकारों में से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे फिर वे नागरिक हों, विदेशी लोग हों अथवा कानूनी व्यक्ति हों, जैसे कि कोई निगम हो या फिर कोई कंपनियां हों। तो कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, जिनमें विदेशी भी आएंगे, नागरिक भी आएंगे, कानूनी लोग भी आएंगे, जिसमें कंपनी या निगम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है मूल अधिकारों की, ये असीमित नहीं है, यानी मूल अधिकार
सीमित हैं, असीमित नहीं हैं, किंतु वाद योग्य हैं, यानी न्यायालय उन्हें लागू करा सकता है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ऐसे प्रतिबंध उचित हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय न्यायालय करता है, यानी राज्य मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार ये व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, और ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। नेक्स्ट विशेषता है, ये सभी अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, अर्थात राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब उसमें नहीं है, तो ये कुछ मूल अधिकार नकारात्मक विशेषता वाले हैं जो राज्य को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक विशेषताओं वाले हैं जो व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, ये न्यायोचित हैं, यानी मूल अधिकार न्यायोचित हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने की अनुमति देते हैं जब भी उनका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट, इन्हें उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और यह आवश्यक नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। जहां भी उच्चतम न्यायालय आए वहां आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, ये जल्दी हमारे याद रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा शब्द, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके लिए आप शब्द यूज़ करिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इससे आपको आसानी रहेगी। तो हाई कोर्ट, सीधे हाई कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। नेक्स्ट विशेषता है कि ये स्थायी नहीं है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है या इन्हें निरस्त भी कर सकती है, लेकिन केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। यानी संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है और उन्हें निरस्त भी कर सकती है। इसके अलावा यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है, राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, किसी ने विदेशी आक्रमण किया हो, उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तो ही आर्टिकल 19 निलंबित होता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनके संचालन के दायरे को आर्टिकल 31A यानी संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, आर्टिकल 31B इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण नवीन सूची में शामिल किया गया है, और आर्टिकल 31C कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बताया गया है, उसका वर्णन है आर्टिकल 31C में। इनके द्वारा इन्हें सीमित किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है, सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। नेक्स्ट, ऐसे क्षेत्रों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य शासन, जिसे असामान्य परिस्थितियों में व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया जाता है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने से अलग है। यानी मार्शल लॉ अलग होता है और राष्ट्रीय आपातकाल अलग होता है। ऐसे क्षेत्रों में भी जहां मार्शल लॉ लागू हो वहां मूल अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। नेक्स्ट, इनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय है, यानी अधिकांश मूल अधिकार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय है, स्वनिष्पादन योग्य है, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने के लिए केवल संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। आर्टिकल 35 के तहत ये वर्णन है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने और उन्हें ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में था। इसका उद्देश्य है अस्पतालों के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मात्रा की जगह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन करना, यानी उनकी मात्रा की जगह नहीं कि अस्पतालों ने कितनी सेवाएं दी, नहीं, बल्कि किस आधार पर सेवाएं दी, उनकी गुणवत्ता क्या थी। यानी ये नई पहल मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा की शुरुआत करेगी। इसके अंतर्गत भुगतान परिणाम आधारित होगा कि उन्होंने जो सेवा दी उसका क्या परिणाम निकला, और इसमें प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है, क्योंकि पहले सिर्फ अस्पताल वाले क्या करते थे, काउंटिंग पूरी करते थे कि हमने इतने लोगों को सेवाएं दी हैं और पूरा पैसा वसूल कर लेते थे। लेकिन अब उसकी जगह, मात्राओं की जगह गुणवत्ता के अनुसार कि आपने जो उपचार दिए प्रदान किया है उससे कितना लाभ हुआ है, उसके आधार पर अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम लगभग 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करता है। यह योजना सेवा के बिंदु पर लाभार्थियों के लिए सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच प्रदान करती है, और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु रणनीति तैयार करने, उसकी तकनीकी अवसंरचना के निर्माण और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने की भी भूमिका सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है, यानी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी से ही बनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी 23 मई 2018 के बाद से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल के एक फैसले के अनुसार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी थी, नेशनल हेल्थ एजेंसी थी, उसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा एक प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट क्या बताती है? यह रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करती है। क्या अनुमान लगाए इस रिपोर्ट ने? वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2023 में 1.7% रहने की संभावना है, जो कि 1993 के बाद से तीसरी सबसे कमज़ोर वृद्धि होगी। यानी जीडीपी हमारी कम हो रही है, जो वैश्विक जीडीपी है वो कम हो रही है, और ये वृद्धि दर केवल 2009
और 2020 की वैश्विक मंदी से ही अधिक है। बाकी वर्षों की तुलना में ये जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी हमारी कम है। 2023 में भारत की विकास दर इतने % रहने की संभावना है, तो इसे यह पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डाटा आ चुका है। मंदी के कारण क्या है? यहाँ मंदी के कारण बताए गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मंदी के क्या कारण होते हैं। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, मंदी का कारण होता है बढ़ी हुई मुद्रास्फीति यानी महंगाई, उच्च ब्याज दरें, घटते निवेश, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान, ये सब मंदी के कारण है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रतिकूल आघात वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मंदी कहते किसे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मंदी क्या है, तो मंदी से तात्पर्य क्या होता है? मंदी का तात्पर्य है आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण, व्यापक और लगातार होने वाली गिरावट। मतलब यदि कम से कम लगातार 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक जीडीपी देखी जाती है, यानी अगर लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है मंदी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मंदी किसे कहते हैं। अगर लगातार कम से कम 2 तिमाहियों तक जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी जाती है, तो उस स्थिति को मंदी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची है एक तरफ और दूसरी तरफ है उपबंध, हमें बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, तो ये गलत है क्योंकि ये प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में, ना कि छठी अनुसूची में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है 10वीं अनुसूची, संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, मतलब ये युग्म सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है, अनुसूची 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और उसके तहत आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 शामिल है। नेक्स्ट है अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान, वो किया गया था अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान, तो आपको ये भी पता चल गया कि अनुसूची 6 में क्या है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंधों से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और इसे दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? इनमें से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं? नंबर 1 है मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी है। नंबर 2 है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये भी है। नंबर 3 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी है। और नंबर 4 है मिथाइल क्लोरोफार्म, ये भी है। तो हमारा सही आंसर होगा ये सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस एक्सप्लेनेशन से तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाल ही में साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय प्रशासन नासा और यूरोपीय आयोग के समन्वय से इसे तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाले हैं? इस रिपोर्ट ने बताया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की जाने वाली कार्रवाइयाँ ऊपरी समतापमंडलीय परत में ओजोन पुनर्प्राप्ति में योगदान करती हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्तमान, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वर्तमान नीतियाँ ऐसी ही बनी रहती हैं तो ओजोन परत के 1980 के स्तर को पुनः प्राप्त करने में अंटार्कटिका पर लगभग 2066 तक, आर्कटिक पर 2045 तक और शेष विश्व के लिए 2040 तक का समय लगने की संभावना है। यानी रिपोर्ट अच्छी है, बता रही है कि अंटार्कटिका पर जो भी ओजोन छिद्र हैं वो भर रहे हैं। अब ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या होते हैं वो देखते हैं कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं क्या। ओजोन क्षयकारी पदार्थ मानव निर्मित ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन परत तक पहुंचने के बाद ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में स्थित है। यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण की मात्रा को कम करती है।
पराबैंगनी विकिरण का मानव और पर्यावरण दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव हो सकता है। जैसे इससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, पौधों की वृद्धि को भी विकृत करता है और समुद्री पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में शामिल है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में कौन कौन से शामिल हैं? सबसे पहले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CFC में ही कई हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, ये सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ये आते कहाँ से हैं? इन पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक, घरेलू और वाहनों के एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, फोम प्रक्षोभन यानी फोम ब्लोइंग अभिकर्मक के रूप में, विद्युत उपकरणों में घटकों के रूप में, औद्योगिक विलायकों के रूप में, ड्राई क्लीनिंग सहित सफाई के लिए विलायकों के रूप में, एरोसोल स्प्रे प्रणोदकों के रूप में और धूमक यानी फ्यूमिगेंट्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पूरा ओजोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपका पूरा रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में शामिल की गई है? तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा इनमें से मूल कर्तव्य है। हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए आपको मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। तो देखते हैं क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य एक्सप्लेनेशन में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल कर्तव्यों को शामिल किया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया, पूरा रिवाइज हो गया कि मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A में। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार ही नहीं किया था। यानी स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 सिफारिशें दी थी, 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और इसलिए उन्हें संविधान में शामिल भी नहीं किया। जैसे स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए उन्हें संविधान में भी शामिल नहीं किया गया था। वो सिफारिश कौन सी थी? वो सिफारिशें थी किसी भी कर्तव्य का अनुपालन न करने अथवा मानने से इनकार करने पर संसद के द्वारा ऐसा जुर्माना लगाने यानी पेनल्टी लगाने या फिर सजा को लागू करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। ये सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना, इसे संविधान में शामिल नहीं किया। नेक्स्ट सिफारिश थी इस प्रकार के जुर्माने या दंड को लागू करने वाले किसी भी कानून पर किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर या संविधान के किसी अन्य उपबंध की प्रतिकूलता के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इसे भी स्वीकार नहीं किया गया था। करों का भुगतान करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। यह स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। जबकि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना संविधान के आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। हमारे जो सारे मूल कर्तव्य हैं वो आगे आएंगे। एक क्वेश्चन में सभी मूल कर्तव्यों का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ये CBI का कार्य नहीं है। बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना कहीं आपने देखा है CBI का कार्य है? ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्य है, ये CBI का कार्य
नहीं है। बाकी सभी सीबीआई के कार्य हैं। देखते हैं क्या है सीबीआई के कार्य। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में की गई थी। गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। 1963 में सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे उसमें संबंधित कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1941 में गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो कि सतर्कता मामलों को देखता था, उसका भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम कमेटी के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। वो की गई थी भ्रष्टाचार की रोकथाम पर एक समिति बनी थी, संथानम समिति। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। सीबीआई कोई सांविधिक संस्था नहीं है, यानी सीबीआई एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 से प्राप्त करती है। सीबीआई के कार्य क्या हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना सीबीआई का कार्य है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन अर्थात आयात निर्यात नियंत्रण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनियमों आदि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना सीबीआई का कार्य है। हालांकि ऐसे मामलों की जांच या तो संबंधित विभाग के परामर्श से करती है या फिर उसके अनुरोध पर की जाती है। नेक्स्ट है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये भी सीबीआई का कार्य है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय करना भी सीबीआई का कार्य है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को जांच के लिए अपने अधीन लेना सीबीआई का कार्य है। अपराधों के आंकड़ों की अनुरक्षण करना, यानी अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक सूचना का प्रसार करना, ये भी सीबीआई का कार्य है। बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकी हमलों की जांच करना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है यह प्रतिवर्तीयता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो यूएसबी टाइप सी कनेक्टर है वो प्रतिवर्तीयता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है, यानी रिवर्सेबल। कथन नंबर 2 है यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। यूएसबी टाइप सी कनेक्टर जो पहले के यूएसबी प्रकार हैं उनके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अभी हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले यूएसबी टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए अभी मानक प्रस्तुत किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना। अब सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे प्रति उपभोक्ता चार्जरों की संख्या में कमी होगी और इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रौद्योगिकी लॉक इन यानी टेक्नोलॉजी लॉक इन प्रभाव। टेक्नोलॉजी लॉक इन प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। इससे क्या है? जिससे उपभोक्ता किसी एक ही निर्माता पर निर्भर हो जाता है तो उसे कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट यूनिवर्सल यानी यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक औद्योगिक मानक है। ये इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक प्रोसेसर से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यूएसबी के कितने प्रकार होते हैं? यूएसबी 3 प्रकार का होता है, यूएसबी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। हम जो भी बात कर रहे थे वो यूएसबी टाइप सी की बात कर रहे थे। तो यूएसबी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। यूएसबी टाइप ए, जो यूएसबी टाइप ए होता है वो होता है चपटा यानी फ्लैट और आयताकार आकार वाला होता है, जबकि यूएसबी टाइप बी के कई डिज़ाइन है लेकिन इसका सामान्य आकार वर्गाकार होता है। और यूएसबी टाइप सी घुमावदार किनारों वाला एक छोटा आयताकार उपकरण होता है। यूरोपीय संघ में वर्ष 2024 तक ही यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वाले ही मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरों की बिक्री
की जाएगी। यानी यूरोपियन यूनियन में तो 2024 के अंत तक केवल USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट वाले मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरे की ही बिक्री की जाएगी। USB टाइप C में 24 पिन डबल साइड कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे डिवाइस निर्माताओं को वैकल्पिक मोड सक्षम करने की क्षमता मिलती है, जो सीधे डिवाइस टू होस्ट ट्रांसमिशन के लिए वैकल्पिक डेटा प्रोटोकॉल का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपको संगत एडेप्टर की सहायता से एकल USB टाइप C पोर्ट से VGA, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, ईथरनेट या अन्य प्रकार के कनेक्शन आउटपुट करने की क्षमता प्रदान करता है। USB टाइप C एक नया प्रतिवर्ती कनेक्टर है, यानी एक नया रिवर्सेबल कनेक्टर है, जो अपने पूर्ववर्ती कनेक्टरों के विपरीत आपके केबल को अपने डिवाइस से किसी भी दिशा में कनेक्ट करने की अनुमति देता है। भौतिक USB-C कनेक्टर बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है, यानी पुरानी तकनीक के उपकरणों के साथ ये कंपेटेबल नहीं है, किंतु जो अंतर्निहित USB मानक है वो बैकवर्ड कंपेटेबल है। जैसे पुराने USB उपकरणों को आधुनिक छोटे USB-C पोर्ट में नहीं लगाया जा सकता और न तो कोई USB-C कनेक्टर को पुराने अपने बड़े USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने सभी पुराने सह उपकरणों का त्याग करना होगा। USB 3.1 अभी भी USB के पुराने संस्करणों के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल है। तो कौन सा USB का जो 3.1 वर्जन है वो अभी भी USB के पुराने संस्करणों के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल है। लेकिन इसलिए किसी उपकरण को एक सिरे पर पहले USB-C कनेक्टर के साथ एक भौतिक एडेप्टर के साथ जोड़ना है और दूसरे सिरे पर एक बड़े पुराने शैली के USB पोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने पुराने उपकरणों को सीधे ही USB टाइप C पोर्ट में लगा सकते हैं। इसमें डेटा हस्तांतरण, प्रदर्शन के लिए वीडियो भेजने, चार्जिंग के लिए एकल केबल का उपयोग किया जाता है, जो कि USB टाइप C की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी एक ही केबल से सब काम हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे हैंडल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया था? तो पहली बार अध्यादेश का प्रावधान किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसी में पहली बार अध्यादेश का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। इसे पूरा रिवाइज करते हैं। वर्ष 1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद के द्वारा 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम बनाए गए थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना है। 1861 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की, यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने वाली संस्था में भारतीयों को शामिल किया जाना शुरू किया गया था। इस प्रकार ये प्रावधान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए। और वर्ष 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया था। दूसरा, इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उसमें उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया। और उनकी स्थापना की गई थी बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। तो ये 1861 के अन्य विशेषताएं थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की और विशेषताएं हैं। इसने क्या किया? इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक उपयुक्त संचालन के लिए नियम और आदेश पारित करने का अधिकार दिया। इसने वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी। अब पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी यह भी आपको पता चला। पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी 1859 में, जिसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में मान्यता दी गई थी। इसमें क्या था? इसके तहत वायसराय की परिषद के किसी एक सदस्य को सरकार के एक या फिर एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे उसके विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार
दिया गया था और इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी थी। तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते और दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य मामला 1951 में। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। चंपकम दोराई राजन मामला 1951, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं करते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुषंगी, यानी उनके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें मूल अधिकारों के अनुषंगी के रूप में कार्य करना और उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन मूल अधिकारों को संसद के द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संसद ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 लागू किया। उसके उपरांत 1967 में मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और अपना पहला निर्णय जो था वो बदल दिया। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को बदल दिया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है उसे समाप्त नहीं कर सकती। यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये मामला दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। अब देखते हैं केशवानंद भारती मामला 1973, जो दूसरे पॉइंट थे उसमें, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। यानी आर्टिकल 31C में जो संसद ने प्रावधान किया था कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, इस आधार पर कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसे छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट मामला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामला 1980 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है और वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के आधार का निर्माण करते हैं। वे एक ही रथ के दो पहिए के समान है और एक दूसरे से कम नहीं है, यानी उनमें से एक कोई दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर पूर्ण प्रधानता देने से संविधान की मूल भावना बाधित हो सकती है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे की एक अनिवार्य विशेषता है। ये प्रावधान किया गया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामला 1980 में। आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भारत मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अनिवार्य विशेषता है। तो वो दिया था मिनर्वा मिल्स मामला मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामला 1980 में। तो इससे आपको ये फायदा रहेगा कि आपका बहुत सारा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विषय, दूसरी तरफ है सूची। सबसे पहला है बैंकिंग संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 2 है कृषि राज्य सूची का विषय है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 3 है व्यावसायिक संघ समवर्ती सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में किन किन विषयों को शामिल किया गया है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसका वर्णन किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। 3 सूची बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है।
राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों का है, जबकि समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। तो देखते हैं, संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ये शामिल है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। और जो अवशिष्ट विषय हैं, अवशिष्ट विषय कौन? जिनका उल्लेख तीनों ही सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं किया गया है, उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के या फिर अनुसंधान से रिलेटेड जो भी विषय हैं वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत हैं, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित विषय देखते हैं कौन सा विषय किस सूची में है। यह है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। संघ सूची में शामिल किया गया है डिफेंस यानी रक्षा, संघ सूची का विषय है। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, संघ सूची का विषय है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, विदेशी संबंध, संघ सूची का विषय है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, संवर्ती सूची का संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, संघ सूची का विषय है। रेलवे, संघ सूची का विषय है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, संघ सूची का विषय है। एयरवेज, संघ सूची का विषय है। पोर्ट्स यानी बंदरगाह, संघ सूची के विषय हैं। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, संघ सूची का विषय है। करेंसी एंड कॉइनेज, मुद्रा, ये सब संघ सूची के विषय हैं, और इन पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। राज्य सूची में एग्रीकल्चर यानी कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। प्रिजन यानी जेल राज्य सूची का विषय है। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय पंचायतें राज्य सूची का विषय है। पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। लैंड भूमि राज्य सूची का विषय है। लिकर राज्य सूची का विषय है। ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के विषय हैं। लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन राज्य सूची का विषय है। स्टेट पब्लिक सर्विसेज राज्य सूची का विषय है, और इन पर केवल स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडलीय कानून बना सकता है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। उसमें है एजुकेशन, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि कृषि भूमि राज्य सूची का विषय है। फॉरेस्ट यानी वन समवर्ती सूची का विषय है। ट्रेड यूनियन व्यापारिक संघ समवर्ती सूची का विषय है। एडल्ट्रेशन एडोप्टेशन एंड सक्सेशन विवाह विच्छेद, गोद लेना, तलाक, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जाए अब आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन देखी थी उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अपने एक मामले में निर्णय दिया था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो वो कौन सा मामला था? वो था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामला 1980। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, यह एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारा उद्देश्य क्या होता है टेस्ट सीरीज लगाने का? यही कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं या जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है उससे रिलेटेड उसके सभी पॉइंट्स को कवर करना, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो हम उसे टैकल कर सकें, हम उसे हैंडल कर सकें। यही उद्देश्य होता है हमारा टेस्ट सीरीज लगाने का। वरना इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन देखकर उसका आंसर बता दिया या थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, इससे तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन तक ही सीमित रह जाएंगे। और ये आप भी और मैं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने टेस्ट सीरीज डिस्कस कर लिया है या आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामला 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान के द्वारा सीमित है, इसलिए संसद स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो सीमित है, असीमित नहीं है, और संसद अपनी सीमित शक्ति का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि संशोधन करने की संसद की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है। संशोधन अलग है और नष्ट करना अलग है। इस निर्णय ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के क्लोज 4 और क्लोज 5 को निरस्त कर दिया था। क्लोज 4 में मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी। यानी ये कहा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मना कर दिया। मिनर्वा में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज 5 को भी वो असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि क्लोज 5 में प्रावधान किया गया था संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी, और इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है, क्योंकि संसद ने प्रावधान किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कि जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, उसके संदर्भ में सबसे पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है, ना कि गर्म। नेक्स्ट है इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ का उपयोग, जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है, उसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग 1 सदी पहले पदार्थ की इस अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इसलिए इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया था। इस अवस्था को प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, और इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर क्या होता है? इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड यानी सिंगल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसमें तरंग और कण दोनों के ही गुण शामिल होते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का उपयोग उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ परमाणु लेजरों में, परमाणु घड़ियों में गुरुत्वाकर्षण, घूर्णी या चुंबकीय सेंसर बनाने के लिए किया गया है। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी भी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए खर्च नहीं कर सकता। कथन नंबर 2 है यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। तो ये कथन हमारा गलत है। कर लगाने पर रोक लगाती है लेकिन शुल्क लगाने पर नहीं, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक।
धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में वर्णित है। यानी किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 27 में वर्णित है। आर्टिकल 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक अभिवृद्धि अथवा रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था किसी राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने, उसको संरक्षण देने और उसका समर्थन करने से रोकता है। इसका अर्थ यह है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उनकी उन्नति के लिए किया जा सकता है, किसी विशिष्ट धर्म के लिए नहीं। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, शुल्क पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या उसे बनाए रखना नहीं है। इस प्रकार तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जा सकें। इसी प्रकार धार्मिक कार्यकलापों और उनके व्यय के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। यानी सरकार शुल्क लगा सकती है, कर नहीं लगा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1 है, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या फिर अन्य वित्तीय विधेयकों को अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद। कथन नंबर 3 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी रख कर सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूरा आपको आर्टिकल 360 कवर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति संकट में है, तो वो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम होंगे? केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार हो जाएगा, यानी केंद्र की जो शक्ति है उसका विस्तार हो जाएगा। किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार, यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस उद्देश्य के लिए ऐसे अन्य पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है, जैसे राज्य में सेवारत सभी या फिर किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों या फिर अन्य वित्तीय विधेयकों को विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकते हैं। संघ की सेवा में लगे सभी या किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में राष्ट्रपति कटौती कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल की अवधि में केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति संसद को दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है कि वे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 ये संसद को अधिकार देता है। ये संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 2 में उल्लेखित है। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति है कि यह विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वे उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। यानी आर्टिकल 2 संसद को 2 अधिकार देता है, संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। कौन कौन सी? सबसे पहला,
नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरा नए राज्यों को गठित करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है, यानी नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो कि पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन नए राज्यों के गठन करने की शक्ति ये उन राज्यों के लिए है जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, आप रिवाइज करिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा, ये जो आपका जो भी सॉल्यूशन होगा उस पर अमल किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक।